भूतिया लॉटरी। शोभा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसका और उसके माता पिता का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। वो एक सेठ रामलाल के घर साफ सफाई का काम करके घर का खर्चा चला रही थी। एक दिन की बात है। सेठ जी, आज पगार का दिन है, मुझे पैसे चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं शोभा, ये लो तुम्हारी पूरी पगार, लेकिन हर बार की तरह इन पैसों से लॉटरी का टिकट मत खरीद लेना। जी सेठ जी। शोभा उन पैसों में से कुछ पैसे बचाकर रख लेती और उनसे लॉटरी का टिकट खरीद लेती। फिर वो शाम को सेठ रामलाल के घर से काम करके घर लौटी तो बाकी पैसे अपनी माँ के हाथों में दे देती है। तब उसकी माँ पार्वती बोली, तुम हमेशा इन पैसों में से कुछ पैसे अपने पास बचा कर रख लेती हो, आखिर क्या करती हो उन पैसों का? माँ, मैं उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीदूंगी। लॉटरी का? कहाँ तुम लॉटरी वॉटरी के चक्कर में पड़ रही हो? तेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो तेरी लॉटरी लग सके? माँ देखना, एक दिन मेरी लॉटरी जरूर लगेगी। शोभा बेटी, हम गरीबों की किस्मत कहाँ बदलने वाली है। हम तो गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में मर जाएंगे। माँ तुम देखना, एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी, मेरी भी लॉटरी लगेगी। ठीक है ठीक है। अरे शोभा की माँ, क्या पता हमारी बिटिया की लॉटरी लग ही जाए। ये हुई ना बात। देखा माँ, अब तो पिताजी भी बोल रहे हैं। अब मैं तुम दोनों बाप बेटी के बीच में क्या ही बोलूं। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आती हूँ। शोभा बाहर घूमने चली जाती है। तभी रास्ते में उसे उसके चाचा चाची मिल जाते हैं। तभी शोभा का चाची जोगेंद्र बोला, शोभा, लग गई तेरी लॉटरी? बहुत जल्द लग जाएगी चाचा जी। तभी मुंह बनाते हुए शोभा की चाची माधुरी बोली, ज्यादा सपने मत देख, तेरी कहीं ना लगने वाली लॉटरी वॉटरी। ज्यादा हवा में मत उड़, नहीं तो मुंह के बल गिरेगी। देख लेना तुम सब, एक दिन मेरी लॉटरी जरूर लगेगी। शोभा रोते हुए घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को बताती है, माँ देखो ना, आज फिर चाचा चाची मुझे चिढ़ा रही थी। तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। फिर शोभा भूखे पेट ही सोने चली जाती है और सोते सोते सोचती रहती है, जिस दिन मेरी लॉटरी लगेगी ना, सबसे पहले अपने माँ पिताजी के लिए नया घर खरीदूंगी। उन्हें वो हर चीज दूंगी जिनकी उन्हें जरूरत है। सोचते सोचते शोभा को नींद आ गई और वो सो गई। अगले दिन शोभा रोज की तरह उठकर सेठ के यहाँ काम करने चली जाती है। फिर शाम के समय शोभा काम करके घर लौट ही रही थी कि तभी वो लॉटरी वाले की दुकान पर जाती है। भैया, मुझे भी एक लॉटरी का टिकट देना। लो शोभा, तुम्हारी लॉटरी का टिकट। भैया, मेरी लॉटरी कब निकलेगी? ये तो किस्मत किस्मत की बात है, पता नहीं कब किसकी किस्मत चमक जाए। शोभा दुकान वाले से लॉटरी का टिकट खरीद लेती है। अच्छा भैया, इस लॉटरी का नतीजा कब निकलेगा? इस महीने की 10 तारीख को लॉटरी का नतीजा निकलेगा। शोभा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, काश काश भगवान इस बार मेरी लॉटरी निकल जाए, फिर मैं आपके नाम का प्रसाद बांटूंगी पक्का। शोभा लॉटरी का टिकट लेकर घर की ओर चल देती है और फिर घर पहुंचकर, माँ ये लॉटरी का टिकट है, इसे संभाल कर रख दो। ये लड़की तो लॉटरी के चक्कर में पागल हो गई है। जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसका ये लॉटरी का टिकट खरीद लेती है। माँ देख लेना, इस बार मेरी लॉटरी जरूर निकलेगी। तभी शोभा के पिता मनोहर बोलते हैं, हाँ हाँ जरूर निकलेगी। चल अब हाथ धोकर खाना खा ले, जब देखो लॉटरी के सपने देखती रहती है। शोभा खाना खाकर सो जाती है और सोते सोते लॉटरी के सपने देखने लगती है। शोभा गहरी नींद में सपने देखती है। मेरी लॉटरी निकल गई। मेरी लॉटरी निकल गई। तभी पार्वती आकर शोभा को जगाती है। शोभा, ओ शोभा, उठ, देख सुबह हो गई और ये क्या बड़बड़ा रही है कि लॉटरी निकल गई। लगता है तुम पागल हो गई हो। क्या ये सपना था? मुझे लगा मेरी लॉटरी निकल गई। हाँ, तुम सपना देख रही थी। अब होश में आओ और जल्दी से उठकर नहा धो लो। तुझे सेठ के यहाँ भी तो जाना है काम करने। हाँ माँ, जाना तो है, लगता है आज मुझे उठने में बहुत देर हो गई।
उसके बाद शोभा नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर सेठ के घर काम करने चली जाती है। लेकिन शोभा का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे तो बस अपनी लॉटरी निकलने का इंतजार था कि कब उसकी लॉटरी निकले। तभी वहाँ सेठ आया और बोला, क्या बात है शोभा, सब ठीक तो है ना? आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ सेठ जी। इसी तरह इंतजार करते करते दिन निकलते जा रहे थे और लॉटरी निकलने का दिन भी पास आ रहा था। और आज 10 तारीख थी। आज लॉटरी का नतीजा निकलने वाला था। शोभा आज बहुत ही बेसब्र हो रही थी। भगवान भगवान प्लीज आज मेरी लॉटरी निकाल देना, प्लीज प्लीज भगवान जी। शोभा अपनी लॉटरी का टिकट लेकर दुकानदार के पास जाकर लॉटरी का टिकट दे देती है। लो भैया, मेरी लॉटरी का टिकट, देखना मेरी लॉटरी लगी है कि नहीं। दिखा शोभा अपना लॉटरी का टिकट, देखो तो जरा इस बार तुम्हारी किस्मत चमकती है या नहीं। दुकानदार लॉटरी का टिकट हाथ में लेकर उसका नंबर मिलाता है। इधर शोभा की धड़कन तेज हो रही थी कि नतीजा क्या निकलेगा। 10, 266, 2576। अरे अरे शोभा, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। भैया एक बार दोबारा अच्छे से देखो ना। अरे शोभा, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है। ये सुनकर शोभा खुशी के मारे पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरी लॉटरी निकल गई, मेरी लॉटरी निकल गई। ये लो शोभा अपनी लॉटरी के 1 करोड़ रुपए। शोभा अपने 1 करोड़ रुपए लेकर खुशी से चिल्ला रही होती है। तभी उसके चाचा चाची उधर से गुजर रहे होते हैं। देखो चाचा चाची, मेरी लॉटरी निकल गई। हाँ बिटिया, तुम्हारी तो सही में लॉटरी निकल गई। हाँ शोभा बिटिया, अब तो तुम करोड़पति बन गई। अब तो तुम हमसे कहाँ बात करोगी। चल तुझे घर छोड़ देते हैं, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, कहीं कोई तुझसे छीन ना ले। फिर शोभा के चाचा चाची उसे घर छोड़ने के बहाने उससे रास्ते में पैसे छीन लेते हैं और उसे मार डालते हैं और उसके सारे पैसे लेकर घर चले जाते हैं। वहीं शोभा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। चाचा चाची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी तुम दोनों को। तुमने मुझसे मेरी लॉटरी के पैसे मुझसे छीनकर मुझे मार डाला। उधर शोभा के माता पिता को उसके मरने की खबर मिलती है। अरे मेरी बिटिया, तुझे किसने मार डाला? तुमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर किसी की तुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? हाय रे, मेरी बच्ची को किसने मारा? एक वही तो हमारे जीने का सहारा थी। इतने में वहाँ शोभा के चाचा चाची भी पहुँच गए और रोने का नाटक करने लगे। चुप हो जाओ शोभा की माँ, अब होने को कौन टाल सकता है। ये सब दूर खड़ी शोभा जो चुड़ैल बन चुकी थी सब सुन रही थी। अभी तो मेरे माता पिता की खुशी के दिन आए थे और उससे पहले ही उनकी खुशियाँ छीन गई। मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। दीदी आप लोग अपना ध्यान रखना, अब हम चलते हैं। फिर घर पहुंचकर शोभा के चाचा चाची कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर 1 करोड़ रुपए निकालते हैं। इन पैसों से मैं सब खरीदूंगी जो मुझे चाहिए। धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। अभी इन पैसों को छुपा कर रख देते हैं। रात में शोभा के चाचा चाची जब गहरी नींद में सो रहे थे, तब चुड़ैल शोभा उनके घर आती है और अपने चाचा गजेंद्र का गला दबाने लगती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, मेरा गला। इतने में शोभा की चाची माधुरी की भी आंख खुल जाती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, हमें कोई तो बचाओ। कौन हो तुम? हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी चुड़ैल शोभा के रूप में आती है। तुमने तो मुझे मार दिया था और मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। तुमने तो मेरे बूढ़े माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो बिटिया, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। तभी चुड़ैल उन दोनों का गला पकड़कर उन्हें हवा में लटका देती है। छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें मत मारो। मेरी लॉटरी के पैसे कहाँ है? जल्दी वापस करो मेरे पैसे, वरना अभी देती हूँ,
पहले गला तो छोड़ो। जैसे ही चुड़ैल शोभा को उसके पैसे मिल जाते हैं, वैसे ही वो उन दोनों को मार डालती है। उसके बाद चुड़ैल शोभा लॉटरी के पैसे अपने माता पिता को देकर वहाँ से गायब हो जाती है। स्कूल ट्रिप पर चुड़ैल का छलावा। एक बार की बात है, वल्लभगढ़ नामक गांव में प्रिया पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से कर रही थी, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो 2 समय का खाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से जुटा पाते थे। लेकिन प्रिया को पढ़ने का शौक था। वो किसी भी तरह शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि वो शिक्षा का महत्व अच्छी तरह से जानती थी। प्रिया की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रिया के माता पिता को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो रात दिन काम करते थे, तब जाकर वो उसे पढ़ा रहे थे। प्रिया मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने यहाँ पर आई हूँ। आप सभी बच्चों को ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि 2 दिन बाद हमारे इस स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। ये मजा आ गया, मजा आ गया। 2 दिन बाद हम पिकनिक पर जा रहे हैं। वाओ, वहाँ जाकर हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये हाँ, वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। मनाली घूमने में तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस बार हम तुम्हें मनाली भेज रहे हैं। कल सभी बच्चों को 1000 रुपए जमा कर देने हैं, ठीक है? प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को बताकर चले जाती है कि इस बार वो पिकनिक पर मनाली जा रही हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, हम तो बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे के साथ खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे। मैं तो अपने पेरेंट्स से कहकर कल ही जमा करवा दूंगी पैसे। प्रिया वो कभी भी पिकनिक पर नहीं जाती थी, क्योंकि उसके माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। वो उसे पढ़ा रहे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय बाद मधु प्रिया के पास आती है। प्रिया यार, तेरा क्या प्लान है? मधु, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। मैं जानती हूँ कि तू क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है पिकनिक पर जाने के लिए। इस वजह से तू मना कर रही है। तू हमारी इतनी मदद करती है, हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स ने सोचा है हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे और तुझे भी अपने साथ पिकनिक पर लेकर जाएंगे। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? हाँ मधु, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। प्रिया भी हमारे साथ पिकनिक पर जाएगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं इतना ज्यादा प्यार देखकर। सभी स्टूडेंट्स थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं और 1000 रुपए इकट्ठा कर वो भी प्रिया को अपने साथ पिकनिक पर ले जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पैसे जमा कर देते हैं और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। वो अपनी पिकनिक बस में बैठ जाते हैं। मेरे पास एक बिल्कुल न्यू गेम है, चलो वो गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। प्रिया सभी बच्चों को एक न्यू गेम बताती है। सभी स्टूडेंट्स प्रिया का बताया हुआ वो गेम खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो मनाली पहुंच जाते हैं और मनाली जाकर जैसा कि सभी बच्चे सोच रहे थे वैसा ही होता है। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, बर्फ के गोले बना बना कर खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो एक दूसरे के साथ लंच भी शेयर करते हैं। एंजॉय कर पिकनिक मनाकर वो रात को अपनी पिकनिक बस में बैठ जाते हैं वापस अपने घर जाने के लिए। किसी के पास पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं है किसी के भी पास पानी? पिंकी मैम, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। मुझे बहुत प्यास लगी है। किसी के पास भी पानी नहीं है? थोड़ा तो पानी बचा कर रखना चाहिए था, इतनी दूर का सफर है। पिंकी मैम, मैंने अभी रास्ते में हैंड पंप देखा था, डिम्पल वहाँ पर पानी पीकर आ जाएगी। पिंकी मैम ड्राइवर से कहकर बस को रुकवा देती है। उसके बाद डिम्पल बस से नीचे उतरती है और वो हैंड पंप पर पानी पीने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो हैंड पंप चलाती है वैसे ही उसके अंदर से पानी नहीं बल्कि लाल कलर का पानी आता है और वो लाल कलर का पानी नहीं था बल्कि खून था। तभी डिम्पल को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई साया हो। डिम्पल पूरी तरह से डर जाती है। कौन है यहाँ पर? कौन है? और इस हैंड पंप से खून है या फिर पानी?
ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। डिम्पल ऐसा सोचकर तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो डिम्पल को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ साथ कोई और भी भाग रहा हो उसे पकड़ने के लिए। डिम्पल और भी ज्यादा डर जाती है और वो और तेज तेज भागना शुरू कर देती है और वो भागती रहती है लेकिन उसे अपनी स्कूल बस नजर ही नहीं आती और वो एक जगह पर रुक जाती है। मेरी स्कूल पिकनिक बस कहाँ है? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? पिंकी मैम मुझे यहाँ पर इस सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? कौन है यहाँ पर? देखो मुझे जाने दो। डिम्पल बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके टीचर उसे सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर जा सकती है। कुछ देर बाद जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मेरे पास मत आना। डिम्पल जोर जोर से चिल्लाती रहती है लेकिन ना तो उसे कोई दिखाई देता है और ना ही किसी का जवाब आता है। बस चलने की आवाजें आती है और जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। कुछ समय बाद स्कूल पिकनिक बस थोड़ी दूर और चली जाती है और उस स्कूल पिकनिक बस में डिम्पल बैठी हुई थी। अगर डिम्पल स्कूल पिकनिक बस में बैठी हुई थी तो सुनसान और खतरनाक रास्ते पर कौन था? और अगर उस सुनसान रास्ते पर डिम्पल थी तो स्कूल पिकनिक बस में डिम्पल की शक्ल में कौन बैठा हुआ था? डिम्पल, जब से तुम पानी पीकर आई हो तब से अजीब हरकत कर रही हो। तुम्हारी आँखों को क्या हो गया है? इतनी ज्यादा क्यों चमक रही है और तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? सभी बच्चों में सिर्फ और सिर्फ प्रिया ने ही डिम्पल को नोट किया था। कुछ समय बाद प्रिया पिंकी मैम से कहती है, पिंकी मैम, अभी तो हम इस रास्ते से गए थे, दोबारा से हम इसी रास्ते पर आ गए हैं। जो हैंड पंप मैंने पहले देखा था वही हैंड पंप मुझे दोबारा नजर आया। वही पेड़, वही झाड़ियाँ। हम बहुत समय से यहीं पर घूम रहे हैं। हम इस रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? यहाँ पर हैंड पंप है, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीने जाना है। पिंकी मैम को नींद आ रही थी, उन्हें तो बस अपनी नींद से प्यार था। प्रिया क्या कह रही थी, स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा था, इसे कोई मतलब नहीं था। ज्योति भी ड्राइवर से कहकर बस को रुकवा देती है और वो भी पानी पीने के लिए चली जाती है। जैसा डिम्पल के साथ हुआ सेम टू सेम वैसा ही ज्योति के साथ भी होता है। हैंड पंप से खून निकल कर आता है। उसे भी एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है और वो भी पूरी तरह से डर जाती है और वो भी भागना शुरू करती है। तो उसे भी स्कूल पिकनिक बस नहीं मिलती। वो पूरी तरह से डर रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। कुछ समय बाद ज्योति भी स्कूल पिकनिक बस में बैठी थी और ज्योति भी डिम्पल की तरह बस में बैठी हुई अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। इतना समय हो गया ड्राइवर, अभी तक हम घर क्यों नहीं पहुँचे? पिंकी मैम, मैं कब से आपसे यही तो कह रही हूँ, लेकिन आपको तो अपनी नींद से ही इतना ज्यादा प्यार है, आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। हम बहुत समय से इसी रास्ते पर घूम रहे हैं, बार बार वही हैंडपंप नजर आ रहा है जो पहली बार नजर आया था। और जब भी वो हैंडपंप नजर आता है तभी किसी न किसी को प्यास लगती है और वो नीचे उतर कर जाता है, और जब वो वापस आता है तो अजीबोगरीब हरकत करता है। डिम्पल, उसकी आंखें चमक रही है। ज्योति, वो बच्चों को बिना वजह मार पीट रही है। सब अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। प्रिया की ये बात सुनकर पिंकी मैम पूरी तरह से डर जाती है और वो तुरंत सबको बस से उतारती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। पिंकी मैम, आपने सभी बच्चों को बस से क्यों उतारा और हम कहाँ जा रहे हैं? हम पैदल अपने घर नहीं जा सकती, हम बस से ही अपने घर वापस जा सकती हैं। आप इतना ज्यादा क्यों घबरा रही है? क्या हुआ पिंकी मैम, क्या हुआ? आते समय मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे ड्राइवर को बताना चाहिए था कि हमें इस रास्ते से घर वापस नहीं जाना। रात के 12 बजे इस रास्ते पर जो भी गुजरता है वो छलावे का शिकार होता है। इस रास्ते पर छलावा रहता है। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैंने ड्राइवर को इस रास्ते के बारे में नहीं बताया। पिंकी मैम, हमें बस के अंदर बैठे रहना चाहिए था। बस के अंदर हम ज्यादा सेफ थे। बस में तुम्हारे साथ 10 और स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो स्टूडेंट नहीं है, वो छलावा है। हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। तुमने देखा नहीं,
वो हमारे साथ वापस नहीं आए। डिम्पल, ज्योति, कीर्ति, प्रीति, कोई हमारे साथ वापस नहीं आया क्योंकि वो छलावे थे। हमें इन सबको ढूंढना होगा और छलावे के चंगुल से निकलना होगा। कौन है यहाँ पर? कौन है? पिंकी मैम, पिंकी मैम, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। राधिका जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था और उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था। राधिका जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर प्रिया, पिंकी मैम और सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। पिंकी मैम, मधु को भी ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई हो, और राधिका को भी देखो, पता नहीं कौन अपने साथ लेकर जा रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। इस छलावे के जंगल से हम कैसे निकलेंगे और सभी स्टूडेंट्स को सही सलामत वापस कैसे लेकर जाएंगे? हम इस रास्ते से कैसे निकलेंगे मैम? एक बार जो छलावे के जंगल में फंस जाता है वो कभी नहीं निकल पाता। मुझे लगता है कि हम भी छलावे के जंगल में फंस चुके हैं और अब हम इस रास्ते से कभी वापस नहीं जा सकते। हम यहीं पर घूमते रहेंगे, छलावा हमें ऐसे ही भटकाता रहेगा। पिंकी मैम, ऐसा नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम छलावे के जंगल से निकल जाएंगे, बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अगला नंबर हमारा ही है। छलावा हमें भी अपने साथ ले जाएगा जिस तरह और सभी बच्चों को ले गया, और हमें भी मार देगा। ना हम पिकनिक पर आते और ना ही हमारे साथ ये सब होता। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उनके साथ हादसा ही ऐसा हो रहा था। एक एक करके सभी बच्चे गायब हो रहे थे। मधु, प्रिया और पिंकी मैम बचते हैं। कुछ समय बाद प्रिया पिंकी मैम की आंखें चमकते हुए देख लेती है और उनकी मुस्कुराहट भी। ये देखकर प्रिया चौंक जाती है। पिंकी मैम की आंखें क्यों चमक रही है और वो क्यों मुस्कुरा रही है? बच्चे गायब हो रहे हैं, इस समय उन्हें परेशान होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो मुस्कुरा रही है। मुझे लगता है छलावा कोई और नहीं, पिंकी मैम ही है और वो हमें गुमराह कर रही है। मधु, मेरी बात सुनो, छलावा कोई और नहीं, पिंकी मैम ही है। हमें किसी तरह भी पिंकी मैम के चंगुल से निकलना होगा। प्रिया बहुत ही ज्यादा समझदार थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। पिंकी मैम से बहाना कर कर हैंडपंप पर पानी पीने के लिए जाती है। उसने प्लान पहले ही बना लिया था और वहाँ जाकर प्रिया जो देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। पिंकी मैम की वहाँ पर लाश पड़ी थी। मैंने कहा था ना, छलावा कोई और नहीं, पिंकी मैम ही है। हमारे साथ जो थी वो पिंकी मैम नहीं थी, क्योंकि पिंकी मैम की लाश तो यहाँ पर पड़ी है। मुझे लगता है अभी भी कोई मरा नहीं है, सब जिंदा है, क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट्स को वो मार देती तो हमारे साथ नहीं खड़ी होती। उसे और भी स्टूडेंट्स की खून की जरूरत है। हमें उन सभी स्टूडेंट्स को बचाना होगा जो छलावे के जंगल में फंस चुके हैं। उस सुनसान रास्ते पर डरावनी डरावनी खतरनाक आवाजें आने लगती है। मधु और प्रिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो थर थर कांपने लगती है, लेकिन प्रिया किसी को कमजोर नहीं होने देती और वो सभी स्टूडेंट्स को ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा तक पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है तो गुफा के अंदर सभी स्टूडेंट्स कैद थे और छलावा ने सभी को एक जगह पर कैद कर कर रखा था। मेरी मम्मी ने बचपन में छलावे की कहानी सुनाई थी। छलावे सिर्फ और सिर्फ आग से ही डरते हैं। हमें आग का इस्तेमाल करना होगा। इन सभी बच्चों को बचाने के लिए हमें आग की मदद लेनी होगी। प्रिया पत्थरों की मदद से आग जलाती है। आग की वजह से वो सभी स्टूडेंट्स को बचा लेती है और आग की रोशनी में वो उस रास्ते से भी निकलकर आ जाते हैं, क्योंकि छलावा आग का पीछा नहीं कर सकता था। प्रिया अपनी सूझबूझ से सभी बच्चों को सही सलामत बचाकर लेकर आ जाती है। सभी बच्चे प्रिया के लिए क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि छलावे के जंगल से सिर्फ और सिर्फ प्रिया ने ही उन्हें बचाया था। प्रिंसिपल मैम भी उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती है।